नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। दोस्तों, आज हम सम सीमांत उपयोगिता नियम और कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत आने वाला उपभोक्ता के संतुलन की बारे में बात करेंगे। दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर 12th स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड UGC NET aspirants. So let us start this lecture with a content. Friends, before I start content, just I request you, if you feel any problem in this lecture, you just comment on the link given on YouTube. दोस्तों, यदि आपको कोई समस्या है इस लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और साथ ही अभी ये लॉकडाउन के दौरान चूँकि हमारे पास सभी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये एक ट्रायल मेथड हमने इजाद किया है कि ऑनलाइन के साथ हम लोग कैसे अध्ययन कर सकते हैं। वही ट्रायल चल रहा है, आगे हम और इससे अच्छे से काम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन समझना है, डिफिनेशन समझना है, अजम्पशन क्या क्या मान्यताएं हैं इसमें, ये इसको देखना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वो पूरा हमको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। और एक है इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ, इस लॉ का क्या इम्प्लीकेशन इकोनॉमिक्स में है या अदर फील्ड में। और लास्ट में हमने क्रिटिसिज्म देखना है, यानी आलोचना। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट स्टार्टेड विथ हर्मन हेनरी गोशन। ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने इसकी खोज किया था और इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक विश्लेषण है वो ये नहीं कर पाए थे, जिसके लिए अगेन मार्शल ने किया था। इसके पहले हमने चर्चा किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका भी खोज इन्होंने किया था, हर्मन हेनरी गोशन ने, जिसके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोशन का प्रथम नियम बोला जाता है। गोशन का प्रथम नियम बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। और ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, उपयोगिता का सम सीमांत सिद्धांत है, वो गोशन का द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। और इसका जो साइंटिफिक एनालिसिस है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। सो ये इसके खोज के बारे में बातें हैं। आगे हम देखते हैं कि इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ना है। हम पिछले 2-3 लेक्चर में यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बात किए और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात किए। एक्चुअली सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पर प्लेस है, इस पोजीशन पे इसका जगह है, क्योंकि उपभोक्ता के संतुलन के विश्लेषण के कई तरीके हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में इकोनॉमिक्स में बांटा जाता है। एक कार्डिनल एनालिसिस, दूसरा है ऑर्डिनल एनालिसिस। अब अभी तक हमने इधर के साइड को पढ़ रहे हैं, इस साइड को। अभी हम इधर नहीं गए हैं, इस साइड अभी नहीं गए हैं। सो friends, this law of इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी comes under cardinal utility analysis। यह हम लॉ जो हमारे मार्शल हैं और जिन्होंने यूटिलिटी के बारे में विशेष अध्ययन कर इसको वैज्ञानिक बनाने की कोशिश किया है, उसके अंतर्गत यह दूसरा नियम है जो हमको पढ़ने जा रहे हैं। और इधर का हिस्सा हमने अभी बाद में टच करना है। आइए देखते हैं क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट his money income between the goods in such a way that utility derived from the last rupees spent on each good is equal। यानी कि उपभोक्ता के पास जो भी मनी इनकम है वो कुछ इस प्रकार से खर्च करेगा कि जो अंतिम रुपया उन्होंने खर्च किया अगर एक से अधिक गुड्स पर, तो जितने गुड्स पर उसका अंतिम रुपया खर्च हुआ उससे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो
सभी वस्तुओं के संदर्भ में बराबर होना चाहिए। और भी इसको अभी समझेंगे। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर is in equilibrium position when marginal utility of money expenditure on each goods is the same। मान लीजिए सेब और संतरा यानी कि ऑरेंज और एप्पल का खरीदारी करते हैं, तो उन्होंने जो अंतिम रुपया स्पेंड किया, मान लीजिए 10 रुपये है, उसमें से जो 9 और 10 ये जो दो अंतिम रुपये खर्च किए गए, उससे मिलने वाली उपयोगिता दोनों वस्तुओं के संदर्भ में बराबर होना चाहिए। इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट तो आपने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये गोशन का जो है सेकेंड लॉ के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो, अगर हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझना चाहें तो कभी भी देखिएगा, जो लोग पार्टी में जाते हैं, किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं और ख़ास करके कुछ दिन पहले से पार्टी में उन्होंने नहीं गया है, तो सबसे पहले उनका प्रेफरेंस क्या रहता है कि हमको फल खाना है, हमको जो अच्छे आइटम्स है उसको खाना है। मान लीजिए गाजर का हलवा है, फल में भी ढेर सारे ले लेंगे। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो शादी में जाएंगे तो इसी चीज़ को खाते हैं, और इधर जो सिंपल खाना है, जो दाल रोटी सब्जी है, इसको थोड़ा भूल जाते हैं उस दिन के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अपने ज़रूरत को सबसे पहले ऐसी वस्तुओं से पूरा कर रहे हैं जिससे उपयोगिता अधिकतम है, और उसके बाद जब बच जाएगा कोई चीज़ तब वो दूसरा सामान खरीदेंगे। ऐसे ही अगर ये तो फ्री में हो गया, अगर इनको पैसा देना हो तब भी ये देखेंगे कि कौन सी वस्तु से हमको सबसे अधिक यूटिलिटी मिली। मान लीजिए पहला वस्तु हो गया ये फ्रूट्स, दूसरा हो गया गाजर का हलवा, तीसरा हो गया ये, तो सबसे पहले वो इस पे पैसा खर्च करेंगे, फिर इस पे पैसा खर्च करेंगे, फिर इस पे, और लास्ट में जो उनका पैसा खर्च होगा उससे मिलने वाली उपयोगिता अंतिम यूनिट से वो सभी के बारे में बराबर होगा। इसको अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे। दिस लॉ पॉइंट्स आउट हाउ अ कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ गिवन एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स। उसके पास पैसा दिया हुआ है कि भाई हम इतना ही खर्चा करना है, और उसमें आपको अपनी यूटिलिटी या कह लीजिए सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करेगा वो आगे हम देखेंगे। और ये भी बीच में समझते चले, कई बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है या कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है ग्रेजुएशन या इंटर लेवल पे, कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज सिमिलर विथ लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 2-3 नाम है जिस नाम से ये भी जाना जाता है। अनुपातिकता का सिद्धांत, उपभोग में प्रयुक्त प्रतिस्थापन का नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, सब एक ही है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो इसको एक ही समझना है। ये मार्शल ने क्या कहा, इसको किन भाषा में जो है एक्सप्लेन किया। इफ़ ए पर्सन हैज़ अ थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूज, he will distribute it among these use in such a way that he has the same marginal utility in all things। यानी कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी वस्तु है, मान लीजिए मनी इनकम है, तो उसको वो अलग अलग प्रयोग में इस प्रकार से खर्च करता है ताकि उसको जो उपयोगिता मिले वह सभी वस्तुओं से सेम मिले, यानी कि समान रूप से मिले। ऐसा नहीं कि किसी एक वस्तु से अधिक उपयोगिता मिल गया और दूसरे से कम मिला। हिंदी में भी देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु हो जो विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सके, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे। क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है, तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर तथा उसका प्रयोग पहले में करके लाभान्वित हो सकता है। ये तो जाहिर सी बात है, सामान्य आदमी भी इसको सोच सकता है कि यदि हमको लाभ है किसी एक वस्तु में, एप्पल के खाने में हमको ज़्यादा संतुष्टि है, तो वह एप्पल का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा और मान लीजिए दूसरा कोई फ्रूट्स है उसको कम करेगा, क्योंकि उसको यह देखना है कि किस वस्तु में अधिक है उसको हमको अधिक खरीदना है, और जिस वस्तु में उसको सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है उसको कम खरीदना है।
तो ये एजम्पशन कुछ कुछ ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस. So what are these assumptions? The first assumption is the consumer who is consuming the goods should be rational. जो उपभोक्ता है वह जो भी सामान खरीद रहा है या मार्केटिंग जो भी कहाँ कर रहा है वह रेशनल है, यानी विवेकपूर्ण है या लॉजिकल है, तार्किक है, और उसको बाजार का ज्ञान भी है. अगर वह रेशनल नहीं रहेगा तो यह नियम उसके ऊपर लागू नहीं होगा. कैसे रेशनल होगा कि भाई अब मार्केट में गए हैं तो उनको पैसा इस प्रकार खर्च करना है कि उनको सही सामान मिले, अच्छी वस्तुएं मिले, ख़राब नहीं मिले, क्योंकि उससे यूटिलिटी कम मिल सकती है इसलिए. और बाकी प्राइस का ध्यान रखें कि हमको कहाँ कैसे मैक्सिमाइज करना है. अपने बजट का ध्यान रखें कि उनके पास कितना पैसा है और इस पैसे में उनको क्या क्या सामान खरीदना है. तो ये सब एक कंज्यूमर जो है करेगा, ऐसा इसमें माना गया है, ऐसा वो कर लेगा. और भी एजम्पशन है. ये एजम्पशन है द गुड्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड शुड बी इक्वल इन साइज एंड शेप. ये भी बात है कि वो जो वस्तुएं खरीदेगा वो उसका साइज और शेप लगभग एक ही रहना चाहिए. एक इसके बैकग्राउंड में है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कि एक पहला जो यूनिट खरीदा वह बड़ा हो और दूसरा यूनिट खरीदे तो वह काफ़ी छोटा हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा होगा तो ये लॉ फेल कर जाएगा. इसलिए ये भी इसका एजम्पशन है. कंज्यूमर शुड कंज्यूम द गुड्स विदाउट टाइम गैप. ये भी है कि जो भी वस्तुएं सामान खरीदता है वह बहुत ज़्यादा समय अंतराल पर नहीं खरीदेगा. ऐसा नहीं कि आज कोई चीज़ 10 बजे खरीदा और फिर दूसरा जो उसको इकाई खरीदना है या उपभोग करना है उसको वह 1 वर्ष बाद खरीदता है या 4 दिन बाद खरीदता है. वो डिपेंड करता है कि कौन सा सामान वो खरीद रहा है. तो उसके बीच टाइम गैप का एक उपयुक्त जो ध्यान रखना है वो भी इसमें एजम्पशन में लिया गया है. अगला एजम्पशन है आपका द कंज्यूमर्स इनकम, यानी उसकी आय, प्रिफरेंस और टेस्ट और फैशन, यानी उसकी रुचि और जो भी चीज़ में वह रुचि रखता है उसके बारे में उसको स्थिर रहना है. यानी कि उसका जो प्रिफरेंस है, टेस्ट है, मनी इनकम, वो चेंज नहीं होगा. यदि चेंज होता है तो फिर हमको इसको समझने में परेशानी होगी. तो एक जो फिक्स्ड उसका टेस्ट है, जो फैशन उसका फिक्स्ड है, कि इनकम भी फिक्स्ड है, उसी के अंतर्गत इस लॉ को हमको समझना है. ये भी इसमें एजम्पशन है. और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि दूध रखा हुआ है और दूध में ऐसा नहीं कि पहला ग्लास का जो दूध खरीदे या पिए उसको सिंपल वे में ले और दूसरी बार उसको डाबर च्यवनप्राश का प्रयोग करके ले, तो उसको उपयोगिता अधिक बढ़ सकती है. तो ये ठीक नहीं है. अगला एजम्पशन है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन का अगला एजम्पशन है टू होल्ड द लॉ, यानी कि यह नियम लागू हो इसके लिए ज़रूरी है कि यूटिलिटी शुड बी मेजर्ड इन काउंटेबल यूनिट. यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है. जैसे मान लीजिए कि इस जो हमने फिगर यहाँ दिया है, ये बनाना का फिगर है, केला का है. अगर एक केला से 2 यूटिल हमको उपयोगिता मिलता है तो ये जोड़ा जा सकता है. यानी कि 1 2 3 4 5 और इधर 4, 9 हुआ. तो 9 गुणे 2 यानी कि 18, 1 और 8. इसकी यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं. यदि प्रति केला हमको 2 यूटिलिटी देता है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं. ये इसका मान्यता का. ऐसे ही सब जो भी एग्जाम्पल है इसको काउंट करते चलिए. ऐसा ही इसका मानना है. और इसको काउंट किस में करेंगे? यूटिल में. जैसे वजन को हम किलो में काउंट करते हैं और भी मीटर, लीटर सबका यूनिट बना हुआ है, ऐसे ही यूटिलिटी को हम यूटिल में काउंट करते हैं. ऐसा मार्शल का कहना है. अगला जो एजम्पशन है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट. यानी कि जैसे जैसे पैसा आपके पास कम होता जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो बच गया पैसा उसका उपयोगिता आपके लिए बढ़ जाए, बल्कि वो स्थिर रहेगा. जिस हिसाब से आप पहले शुरुआती दौर में पैसा खर्च किए और वैसे ही आपको इधर से भी पैसा खर्च करना है. अगला हमारा जो एजम्पशन है लिमिटेड मनी इनकम. ये
आपका कंज्यूमर का जो मनी इनकम है वो फिक्स्ड है, यानी कि उसके पास मुद्रा जो आय है, मौद्रिक आय, वह बदलता नहीं है, ये भी एजम्पशन में है। अगला जो हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, ये हमारा उपयोगिता ह्रास नियम, यानी जैसे जैसे उपभोग की इकाइयाँ बढ़ती हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती है, ये हमारा एजम्पशन भी इसमें लागू होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि कंज्यूमर एनालिसिस कैसे होता है मार्शलियन अप्रोच में, कार्डिनल अप्रोच में। इसका जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, इसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का इक्विपमेंट समझना पड़ेगा। ये कहता है अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू और मोर कमोडिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। ये जो ऊपर आपने पढ़ा इसकी परिभाषा, उसका भी यही मीनिंग था, और यहाँ जो आपने लिखा है उसकी मीनिंग को हम लोग अब प्रैक्टिकली कैसे देखना चाह रहे हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन कमोडिटी दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर कमोडिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। तो ऐसा हमको एक वस्तु के संदर्भ में नहीं, जितने भी वस्तुएं हैं हमको उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, तभी हमको ये पता चलेगा कि हमको पहले वस्तु से जितनी उपयोगिता मिली है उतना ही दूसरे वस्तु से उपयोगिता मिली है, उतना ही तीसरे से मिली है। ये हमको करके अभी आगे देखते हैं। और इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो मेजरमेंट होगा, या कह लीजिए कंज्यूमर उपभोक्ता जो संतुलन की स्थिति में होगा, उसके इसमें दो तरीके हैं। पहला है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज व्हेन प्राइसेस ऑफ ईच कमोडिटीज इज इक्वल। यदि दो वस्तुएं हैं और हमारे पास जो कीमतें हैं सेम है, यानी कि हम एप्पल और बनाना दोनों अगर मान लें कि सेम है, तो फिर उस केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन दिया गया है कि ये कंडीशन पूरा हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी उपभोक्ता का संतुलन हो जाएगा। क्या दिया है कंडीशन? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। यदि दो वस्तु लें हम, एक एक्स और एक वाई, तो दोनों की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन हुआ। दूसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है कि जैसे जैसे वो एक्स की अधिक इकाइयाँ उपभोग करते जाता है तो उसकी उपयोगिता घटती जाती है, उसके मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। ऐसे ही वाई के संदर्भ में है एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स कमोडिटी प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ वाई कमोडिटी बराबर मनी इनकम, यानी उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वह पूरा इन दोनों ही वस्तुओं पर खर्च होनी चाहिए, उसमें कुछ भी बचाना नहीं है। ये तीन हमारे कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मार्शलियन अप्रोच के कार्डिनल एनालिसिस अप्रोच में। तो इसको हम देख लेते हैं। एक जो सिंपल उदाहरण हमने यहाँ लिया है कि मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उसके पास मौद्रिक आय 5 रुपया है, उसके पास मनी इनकम 5 रुपया है और उसको दो सामान खरीदना, एक एप्पल है और एक बनाना है, एक सेब है एक केला है, और दोनों का ही कीमत एक ही है, यानी कि 1 रुपया में 1 यूनिट एप्पल मिल रहा है और 1 यूनिट बनाना मिल रहा है। तो हमने पहले ही देख लिया कि इसका जो एक केस ये है कि दोनों ही वस्तुओं की कीमतें बराबर हो, तो ऐसे में वह कौन सी कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसको देखें, यूनिट कंज्यूम्ड बाय एक्स बाय कंज्यूमर टू एक्स गुड्स दैट इज एप्पल यहाँ दिया हुआ है, और इसके द्वारा मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इस लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही यहाँ पर यूनिट कंज्यूम्ड बाय वाई, तो वाई वस्तु का उपभोग करने से ये सीमांत उपयोगिता मिल रही है। अब देखिए कि उसके पास 5 रुपया है, तो पहला रुपया वह कहाँ खर्च करेगा? पहला रुपया देखेगा एक्स का जो सीमांत उपयोगिता है वो 12 है और वाई का जो सीमांत उपयोगिता है वो 10 है। तो इसको कौन सा कंजम्पशन करेगा? एक्स की पहली इकाई वो उपभोग करेगा। दूसरा रुपया खर्च करेगा, तो अब दूसरे में इससे भी 10 मिल रहा है और इससे भी 10 मिल रहा है, तो अब इसको लगेगा कि नहीं हमको दूसरा वस्तु भी खरीदना है, रखना है अपने पास, तो दूसरा रुपया यहाँ खर्च करेगा। फिर तीसरा रुपया जब खर्च करेगा तो सीधी सी बात है कि इससे हमारा सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है, तो वो 10 उपयोगिता प्राप्त करेगा एक्स वस्तु पे खर्च करके, और फिर अगला
चौथी जो उसके यूनिट है रुपए की वो वाई पर फिर खर्च करेगा, क्योंकि दोनों बराबर है, चाहे वाई ले चाहे एक्स ले, लेकिन उसको दोनों वस्तुएं रखनी है तो वो वाई प्रीफर कर सकता है। तो उसको 4 रुपया खर्च हो गया। अब अंतिम रुपया बचा, तो यहाँ भी देख लीजिए कि अंतिम रुपये से उसको ये वाला वस्तु में ज़्यादा उपयोगिता मिल रही, एक्स वाले में। वाई पे अगर खर्च करेगा तो 6 ही मिलेगा, जबकि एक्स पे खर्च करेगा तो 8 मिलेगा। तो 5 का 5 रुपये उसका खर्च हो गया। अब 5 रुपये में खर्च हो गया तो हम देखें कि इसका जो कंडीशन है वो फुलफिल हुआ कि नहीं, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो पहला क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये तो बराबर ही है। क्यों? क्योंकि x की 3 इकाई खरीदा, तो अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता यानी जो सीमांत उपयोगिता वो 8 और बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यानी y का 8 हो गया, दोनों बराबर हो गए। दूसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा था? दूसरा कंडीशन था हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम देख लेते हैं। ये भी ऑपरेट हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे इधर इकाई बढ़ रही है कंजम्पशन की, इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट रहा है, इसमें x के भी संदर्भ में और y के भी संदर्भ में। और तीसरी जो हमारी कंडीशन है कि मनी इनकम उसका पूरा खर्च होना चाहिए। तो x पे कितना खर्च हुआ, यानी कि x की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x प्लस y की क्वांटिटी प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ y बराबर क्या होना चाहिए? मनी इनकम। तो मनी इनकम है कि नहीं? x इंटू प्राइस ऑफ x कितना हो गया? x की 3 इकाई 3 गुणे 1 इसकी कीमत है, प्लस y के संदर्भ में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, तो कितना हो गया आपका? 5 आ गया। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए इस पोजीशन में जो कंज्यूमर होगा वो संतुलन की स्थिति में होगा और वह अपने द्वारा खर्च किए गए 5 रुपये से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा है। अब आगे देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में कैसा इक्विलिब्रियम होगा? इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज व्हेन प्राइसेस ऑफ ईच कमोडिटीज आर डिफरेंट। जब 2 वस्तुएं हैं या 2 से अधिक हो और उसकी कीमतें अलग अलग हों, तो उस केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे? तो इसके लिए 3 कंडीशन दिए हुए हैं। पहला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, और तीसरा है इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट। ये तीनों बराबर होना चाहिए। जो बी हमारा जो यहाँ पर दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, ये तो पहले में भी था और ये भी पहले में था कि मनी इनकम उसका खर्च होना चाहिए। अब ये देख लें कि पहला यदि सेटिस्फाई नहीं होता है, कहीं ये बराबर की जगह बड़ा हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, तो क्या हो जाएगा? द कंज्यूमर गेट्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन x एज कम्पेयर टू y। x पे खर्च किया वो ज़्यादा उसको यूटिलिटी मिल जाएगी, तो क्या करेगा? x का और भी इकाई उपभोग करने के लिए प्रेरित होगा। ऐसे ही यदि कम हो जाता है तो कंज्यूमर विल गेट मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन y एज कम्पेयर टू x, यानी x y से इसको अधिक उपयोगिता मिलेगी। तो वो क्या करेगा? जो उसके पैसे बचे हुए हैं वो x पर खर्च न करके या x पर खर्च कर दिया है तो उसको निकाल के y पर खर्च करेगा, ताकि दोनों से समान मिले तो उपयोगिता उसको बराबर मिलेगी। इसका भी हम उदाहरण से देख लेते हैं कि क्या क्या है। मनी इनकम एक उदाहरण लेते हैं। मनी इनकम 30 रुपया है किसी कंज्यूमर का। प्राइसेस ऑफ एप्पल 10 रुपया और बनाना का, केला का प्राइस 2 रुपया। अब यहाँ एक एक्स कमोडिटी का दिया हुआ है, एक जो है आपका वाई कमोडिटी के लिए चार्ट दिया हुआ है। आधा के बाएं हिस्से में इन द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड
the details of commodity of X and in the right side you will find the details of commodity Y। क्या क्या दिया हुआ है, यूनिट कंज्यूम्ड X, कौन कितने यूनिट खरीदा, 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी इससे कितना मिल रहा है, पहला यूनिट से इसको 100 मिल रहा है, दूसरे से 80 मिल रहा है, तीसरे से 60 मिल रहा है। इसी तरीके से Y में भी पहले से 24, दूसरे से 22, तीसरे से 20, चौथे से 18, इस टाइप से मिल रहा है। अब कीमत यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, तो ये पूरा आपको दिख रहा है कि 10 लिखा हुआ है। वाई का कीमत 2 है तो ये पूरा 2 लिखा हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़, अब ये हमको निकालना पड़ेगा कि 1 रुपये का, ये तो प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ हो गया, 10 रुपये का 1 इकाई सेब की मिल रही, एप्पल की, तो उसको ये चीज़ 10 रुपये मिली। लेकिन यदि चूँकि नियम में हम देख रहे हैं कि लास्ट रुपीज़ जो स्पेंड किया वो दोनों के ऊपर जो लास्ट रुपया खर्च हुआ उसकी उपयोगिता जो मिली वो बराबर होना चाहिए। तो इसको हमको 1 रुपये के टर्म में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल 100 दिया हुआ है और उस पर 10 रुपये उसकी कीमत है, खर्च हुआ है, तो 10 रुपये में 100 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। तो 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा आपका, बराबर 10 आएगा। यानी कि सीमांत उपयोगिता बटे प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। अगर ये हम निकाल लें तो आ जाएगा हमारे पास क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1, 1 रुपये का सीमांत उपयोगिता आ जाएगा। तो कितना है, 10 है, यहाँ आया हुआ है, ये कितना है, 10 है। इसी तरीके से दूसरे यूनिट में जो सीमांत उपयोगिता 1 रुपये का है ये 8 है। ऐसे ही इधर ये पूरा लाइन गया है। वाई के संदर्भ में भी ऐसा ही है कि 2 रुपये कीमत पर जो बनाना का 1 यूनिट खरीदा, 1 केला खरीदा, वो 24 उसको मार्जिनल यूटिलिटी दिया। लेकिन ये उसको चूँकि वो 2 रुपये का है तो हमको 1 रुपये के टर्म में निकालना है, तो 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा आपका 12। ऐसे ही हम पूरा निकाल लेंगे तो ये आपका 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये खर्च करने के बाद कितना जो है सीमांत उपयोगिता उसको मिल रहा है, ये आ रहा है। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता कैसे खर्च करेगा, पहला यूनिट कौन खरीदेगा। तो पहला यूनिट अब देखिए हमारा जो ये कॉलम है, इससे यानी कि एक्स कमोडिटी के लास्ट कॉलम और वाई कमोडिटी के लास्ट कॉलम, ये दोनों से वो जो भी कंज्यूमर होगा इसी दोनों कॉलम के आधार पर खरीदारी करेगा। तो कैसे करेगा, पहला यूनिट किसका खरीदेगा, किसकी सीमांत उपयोगिता 1 रुपये में अधिक है, ये है वाई की। तो सबसे पहले वाई का 1 यूनिट खरीदेगा, यानी 12 खरीदेगा। उसके बाद फिर दूसरा यूनिट भी वाई का खरीदेगा, 11 उसमें मिल रहा है, 11। तीसरा यूनिट में 10 मिल रहा है तो 10 इधर एक्स का खरीद लिया। चौथे यूनिट में इधर मिल रहा है 10, तो इसको खरीद लिया क्योंकि एक्स में 8 ही मिल रहा है। अगेन इधर अगला जो रुपया खर्च करेगा ये 9 पे खर्च कर देगा इधर। फिर अगला रुपया जो अगला यूनिट परचेज करेगा वो 8 पर खर्च करेगा। इस तरीके से वो खर्च करते हुए बढ़ते जाएगा। लेकिन अब उसको इसी सेम टाइम पे देखना है कि उसको मनी इनकम कहाँ तक अलाउ करता है खर्च करने के लिए, क्योंकि मनी इनकम 30 रुपया है। तो 30 रुपया है तो इसके लिए आपको कितना यूनिट खरीद सकता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कितना यूनिट ये खरीद सकता है। उसके लिए खरीद सकता है कि अगर एक्स की यूनिट देखा जाए, जो हमारे पिछले स्लाइड में हमने कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, तो उसमें था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ये होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तो कौन हो गया 100 डिवाइडेड बाय देयर प्राइस 10। तो पहला हम देख लेते हैं कि ये 100 डिवाइडेड बाय 10 बराबर कितना हो जाएगा। इसका देख लेते हैं 24 डिवाइडेड बाय
2, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 10 आएगा और ये 12 आ जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा यूनिट पे, 20 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ इसमें भी 10 आ गया, जिसमें दोनों बराबर हो गया। लेकिन अगर हम 1 यूनिट x का और 3 यूनिट y का खरीदें, वो कंजम्पशन करें, तो हमारे पास पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। तो लेकिन हमारे पास कुछ पैसा बच जाएगा। कैसे कि यहाँ पर हमको 10 रुपया खर्च हुआ x पे और यहाँ पर 3 इकाई खरीदे, 3 इकाई पे खरीद रहे हैं, तो 2 गुणे 3 यानी कि 6 रुपया, 10 6 16 ही रुपया हम केवल खर्च कर पा रहे हैं, जबकि हमको खर्च कितना करना है, यहाँ दिया हुआ है 30 रुपया। तो हम करेंगे क्या कि इसको और आगे कंजम्पशन जारी रखेंगे जब तक कि हमारा 30 रुपया पूरा खर्च ना हो जाए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि x की 2 यूनिट खरीदना पड़ेगा और y को हमको 5 यूनिट खरीदना पड़ेगा। x की 2 यूनिट और y की 5 यूनिट हमको खरीदना पड़ेगा। तो अगर x की 2 यूनिट और y की 5 यूनिट खरीद लें तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट गुणे इसका कीमत है 10 प्लस y का 5 यूनिट गुणे कीमत कितना है 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 30 आएगा। 10 गुणे 2 यानी कि 20 प्लस 5 गुणे 2 10, तो टोटल हो गया 30। यानी कि अब हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो x की 2 इकाई खरीदने पर होगा और y की 5 इकाई खरीदने पे होगा। ये हमको आ गया। अब इसको हम ग्राफ के आधार पर भी देख सकते हैं कि यह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे है। यहाँ एक ग्राफ आपको दिखेगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड पे ये यहाँ जो O है, यहाँ से x का यूनिट यानी कि इधर यानी कि राइट साइड में खरीदारी करते हुए 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक गया है इधर इस साइड में, और जो y का कंजम्पशन है इसको हम इधर से खरीद रहे हैं यानी राइट टू लेफ्ट। x का कंजम्पशन लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं और y का कंजम्पशन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए कि सबसे पहले वो किसका अधिक कंजम्पशन किया है, y का। तो इधर y का कंजम्पशन कर रहा था 12, उसको मिला 1 रुपये में यूटिलिटी, फिर 11 मिला, 10 मिला, 9 मिला, 8 मिला, 8 तक हम लोग आए ऐसे। तो इसकी जो उपयोगिता मिल रही यहाँ पे मिल रही, ये एक ऐसे घटते जा रहा है, ये इधर जा रहा है इस लाइन पे, यानी कि इधर से इधर आ रहा है। शायद मार्कर कम दिख रहा है, यानी इधर से इधर लाइन जा रहा है किसका, y का, और x का उपभोग इस साइड से हो रहा है यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो देखेंगे कि y का कंजम्पशन आपका 12 से 8 तक आया, तो ये आपका यहाँ तक कंजम्पशन किया ई बिंदु पर, ई पॉइंट तक यहाँ जो दिख रहा है। और ऐसा ही x का जो कंजम्पशन किया है वो 11 से शुरू किया और यहाँ इसके सामने जो 8 दिया हुआ है यहाँ, या दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा किसका, कंज्यूमर का। किस केस में, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। और यहाँ पर क्वांटिटी में हम लोगों ने मेजरमेंट किया और इसको ये दिखाया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, ये इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि इसका हम किस किस प्रयोग में इसको हम यूज करते हैं। जैसा पहला लिखा है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन का तो हमने देख लिया कि उपभोक्ता इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसको अलग अलग जो भी इकाइयाँ खरीदेगा उसको उसी हिसाब से उपयोगिता मिले। प्रोडक्शन के क्षेत्र में यदि देखा जाए, जो एग्रीकल्चर में मान लीजिए है, तो एग्रीकल्चर में जो भी किसान होता है वह उत्पादन करते हुए यह देखता है कि यदि उसके पास लिमिटेड प्लॉट है, एक खेत का प्लॉट है, तो वो सोचता है कि हम किस प्रकार इसमें खेती करें, कुछ जगह गेहूं, कुछ जगह चावल, कुछ जगह दाल, इस टाइप से वो प्लॉटिंग करके उत्पादन करता है, क्योंकि सबको उसकी उपयोगिता लेना है। लेकिन वह
ऐसे वस्तु का, ऐसे गुड्स का अधिक उपजाता है या अधिक क्षेत्रफल पर खेती करता है, जिससे उसको सर्वाधिक उपयोगिता मिलती है या जिस फसल से उसको अधिक आय होने की संभावना होती है। एक्सचेंज के भी संदर्भ में ये सम सीमांत उपयोगिता लागू होता है कि ऐसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो हम लोग मोनोपोली पढ़ते हैं तो उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़े होंगे। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि कोई एक प्रोड्यूसर एक बाज़ार नहीं बल्कि एक से अधिक बाज़ारों में कोई वस्तुओं को बेचता है और वो देखता है कि अलग अलग बाज़ारों से जो उसको मिलने वाली रेवेन्यू है वो और उसकी जो बिक्री पे लागत आ रहा है, दोनों का रेशियो बराबर हो जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी व्यक्ति देखता है कि हम, या नेशनल इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वह देखता है कि इसको अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सभी जगह से मिलने वाली उपयोगिता आप बाद में बराबर हो जाए। पब्लिक फाइनेंस के भी क्षेत्र में ये नियम लागू होता है। कैसे लागू होता है कि जब सरकार नीति निर्धारण करता है तो वो टैक्स कैसे लगाता है। टैक्स इस प्रकार लगाएगा कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, यानी कि जनता पर लगाए गए टैक्स से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसको जनता के द्वारा उत्पन्न सीमांत त्याग, दोनों का रेशियो जो है बराबर होना चाहिए। द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल सेक्रीफाइस, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल। इंटरनेशनल ट्रेड के भी संदर्भ में है कि भारत यदि ट्रेड करता है अमेरिका से और चाइना से, तो अब देखेगा कि चाइना से जो सामान मंगा रहे हैं डिवाइडेड बाय देयर एक्सपेंडिचर, दैट शुड बी इक्वल टू जो भी सामान अमेरिका से मंगा रहे हैं उसके एक्सपेंडिचर जो हुआ, दोनों का रेशियो, यानी जो सामान मंगाए और उस पर जो लागत आई और यहाँ भी जो सामान मंगाए उस पर जो लागत आई, उसके हिसाब से हम इसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। यदि कहीं हमको ज़्यादा बेनिफिट है, चाइना से लग रहा है कि नहीं लागत तो यहाँ कम है, इसलिए यहाँ हमको जो सीमांत उपयोगिता का रेशियो ज़्यादा आ रहा है, तो वह इसको अधिक उपभोग करेगा बल्कि अमेरिका से कम मंगाएगा। ऐसा भी इसमें यहाँ भी इसका प्रयोग हो सकता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ये भी होता है कि कोई भी व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति होता है, खास करके जो आजकल हायर इनकम ग्रुप हैं, वो अपने आय को किस प्रकार रखते हैं। कुछ पैसा शेयर बॉन्ड में लगा देते हैं, कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, कुछ पैसा एफडी कर देते हैं, कुछ पैसा जो है एलआईसी कर देते हैं, और भी कई तरीके का इन्वेस्टमेंट है। और सभी से मिलने वाली जो रिटर्न है और उस पर जो पैसा लगाए हैं, दोनों का रेशियो देखेंगे कि भाई हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर पता चलेगा कि नहीं ये एफडी में हमको घाटा हो रहा है और हमको एसबीआई लाइफ में ज़्यादा फ़ायदा है, या हमको जो अभी शेयर मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो यहाँ से पैसा निकाल के, बैंक से पैसा निकाल के, एफडी से पैसा निकाल के वो शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। ये भी यहाँ भी सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, समय का भी आपको निर्धारण, जो आप 24 घंटे आपके पास समय है, उसको भी आप सम सीमांत उपयोगिता के आधार पर लागू कर सकते हैं। कैसे लागू करेंगे? आपके पास 24 घंटे हैं, अब आप देखिएगा कि इसमें हमको पढ़ाई करने से अधिक उपयोगिता मिल रहा है, 2 घंटे पढ़ लें, या 2 घंटे हम खेलने से अधिक उपयोगिता मिल रहा है, या 2 घंटे घूमने से अधिक उपयोगिता मिल रहा है, या ऐसा किस कार्य से उपयोगिता मिल रहा है, तो हम इसको इक्वालिटी के आसपास लाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा समय सदुपयोग में अधिक आए। सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है हमको ये उपयोग में आता है कि सेविंग हम किस तरीके से करें, कहाँ पर करें, ताकि हमारा जो अभी किसान विकास पत्र है या सरकार के ढेर सारे सेविंग स्कीम है, तो कहाँ पर उसको ज़्यादा फ़ायदा है और डिवाइडेड बाय उनका जो पैसा जितना लगा है उसका रेशियो वो आसपास देख सकते हैं कि उनको कहाँ फ़ायदा है और कहाँ नुकसान। अब आगे इसकी आलोचना की कुछ कमियां हैं कि क्यों ये जो नियम है फेल होता है। साइंटिफिक एनालिसिस तो हो गया, लेकिन चूँकि ये इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में लोगों का बिहेवियर जो है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में को प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान नहीं होता है, इसलिए
इसका एजम्पशन ही जो है वो रियलिस्टिक कम है, जिसको कि आलोचना किया गया है। पहला क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। ये गुड्स के संदर्भ में है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम जिन वस्तुओं में खर्च कर रहे हैं वो हर वस्तु हमको मिल ही जाए, या अधिक उपयोगिता उससे मिल रही है लेकिन वो वस्तु हमारे पास नहीं है, तो फिर हम कैसे उस पर खर्च करेंगे। सपोज कि हम यहाँ रहते हैं और इसके बाद हमको कोई ऐसी वस्तु है जो मिलता है इधर कहीं दूसरे राज्य में, लेकिन हमको पैसा खर्च करना है कहाँ, यहीं बैठे बैठे, तो हमको अगर वस्तु की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है तो हम इस नियम के अकॉर्डिंग फेल हो जाएंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन, कस्टम एंड हैबिट हो, यानी उसकी आदत हो, टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी, ये सब चीज़ें बदलता रहता है आदमी का, कांस्टेंट नहीं रहता है, इसमें कांस्टेंट माना गया है इस थ्योरी में। इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स, ये भी है कि किसी वस्तु का बहुत अधिक विशेषता रहता है तो लोग उसी को खरीदते हैं, ऐसा नहीं ध्यान रखते कि ये इसके अलावा भी हमको कोई सामान खरीदना है या दूसरे वस्तु से अधिक उपयोगिता मिल सकता है, वो उसके प्रति रिजिड हो जाते हैं। चेंज इन इनकम एंड प्राइस, ये भी बदलता है, लोगों की आय को यहाँ स्थिर माना गया है, कीमत को भी स्थिर माना गया है, लेकिन ये बदलते रहता है, ऐसा फिक्स तो रहता नहीं है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी अवेलेबल है कि जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसका अगर कम्प्लीमेंट्री भी लेना है, जैसे बैट खरीदना है तो बॉल भी लेना पड़ेगा, ऐसे भी और भी कई केसेस में हो सकते हैं। तो हम कई बार नहीं चाहते हुए कोई वस्तु दूसरा हमको उसके साथ साथ खरीदना पड़ता है। जूता खरीदेंगे तो मोजा भी खरीदना पड़ेगा। अब मोजा में हमको उपयोगिता हो सकता है कम मिले या उस पर कीमत हमको अधिक लग रहा हो, तो हम उसको ना चाहते हुए भी खरीदते हैं, तो वहाँ पर ये लॉ फेल कर जाता है, नहीं लागू होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये भी बात है कि जो सीमांत उपयोगिता है वह कांस्टेंट नहीं रहता है, बट इन्होंने माना है प्रैक्टिकली लोगों के पास पैसा जैसे जैसे घटते जाता है तो वो उसकी उपयोगिता अधिक समझते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास के द्वारा हम इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए। यदि कोई समस्या हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हिंदी में है या इंग्लिश में है। आगे हमको और कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। और साथ ही अभी ये ट्रायल हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, यदि सक्सेस होता है तो इन फ्यूचर हम लोग इसमें और काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe this channel, and you will find new videos from economics. So thank you again.